नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम आपकी भेंट करवा रहे हैं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी जी से। अमीन सायानी जी से बातचीत की है आर.के. गोविंदराजन और श्रद्धा भारद्वाज ने। सुनते हैं अमीन सायानी जी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का पहला भाग। अरे भाई बहुत मुझे खुशी है, आपसे बात कर रहा हूँ। सयानी साहब, मैं बचपन से आपकी आवाज सुनकर बड़ा हुआ हूँ। अरे बिना का गीतमाला में आपकी चहकती दमदार आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अरे बाप रे। आवाज तो आवाज, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब रहती थी। मुझे याद है अमीन साहब, 70-80 के दशकों में शायद हर उद्घोषक अमीन सयानी बनने की कोशिश करता था। शायद मैं भी कोशिश करता था, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, बड़े लंबे समय से मेरी तमन्ना रही कि आप अपने अनुभवों का लाभ श्रोताओं को दें। देखिए, एक तो आप भूल गए उस बहुत ही महान इंसान को जिन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई है रेडियो के लिए और टेलीविजन के लिए भी जी। वो मिस्टर गोविंद राजन जो हैं उन्होंने जो बनाई थी नमक इतना खूबसूरत आपने बनाया कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। जी, आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कही, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धा भारद्वाज को। अमीन जी नमस्कार। नमस्कार श्रद्धा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि प्रसारण जगत के ब्रॉडकास्टिंग के पितामह से मेरी बातचीत हो रही है। और आज का दिन मेरी जिंदगी में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। अरे रे, आप तो मुझे बिल्कुल वो खजूर के झाड़ पर चढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अब जानना चाहूंगी कि रेडियो से आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? भाई, हुआ ये कि मैंने शुरुआत जो की थी वो हिंदी ब्रॉडकास्टिंग में नहीं की थी, बल्कि अंग्रेजी ब्रॉडकास्टिंग में की थी। मैं ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में इंग्लिश ब्रॉडकास्टर था और काफी अच्छा था। यानी मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन एक और बात बता दूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था बचपन में 8 साल तक तो मैंने गुजराती पढ़ी और साथ साथ अंग्रेजी पढ़ी। अच्छा। तो गुजराती भाषा मेरी जबान पे बहुत अच्छी तरह चढ़ी हुई थी। मैं तो सोचता भी गुजराती में था, बोलता भी गुजराती में था, लिखता भी गुजराती में था और गिनता भी गुजराती में था। हालांकि मेरे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे गिनने के लिए। तो मेरे बड़े भाई जो थे हमीद, तो हमीद साहब मेरे गुरु भी थे। कैसे हुआ ये कि वो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे इंग्लिश में और ऑल इंडिया रेडियो में काफी धूम मचाते थे। तो एक दिन जब मैं करीब 8 साल का था, 7 या 8 साल का, वो मुझे कहने लगे कि अमीन देखो, तुम इंग्लिश में बहुत धूम मचाते हो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक खास बात बताऊं। एक नई चीज आई है ऑल इंडिया रेडियो में जिसका नाम है वायर रिकॉर्डर। मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वेल यस डेफिनेटली, लेट्स गो। व्हाट इज रिकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? उस जमाने में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लाइव ब्रॉडकास्टिंग ही होती थी। तो मुझे ले गए उन्होंने, मुझे रिकॉर्ड जब किया, उन्होंने बजाया वो वायर रिकॉर्डर वाइंड बैक करके। मैंने इंग्लिश में नज़म पढ़ी थी क्योंकि इंग्लिश ही ज्यादा आती थी मुझे। तो वो कहने लगे कि कैसी लगी आवाज तुम्हें? प्लेबैक जब किया उन्होंने, वैसे भी वायर रिकॉर्डर की आवाज रट्टी नहीं हुआ करती थी, ची ची, और मेरी आवाज उससे भी ज्यादा ची ची वाली थी। तो मैंने सुनकर कहा तो बहुत ही बकवास लगती है आवाज। तो उन्होंने कहा देखो, तुम अगर मेरी तरह ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हो तो अपनी आवाज को सुधारो। मैं तुम्हें ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशनों में ले जाकर अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में हिस्से दूंगा, छोटे छोटे, उसको तुम करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। तो मैं करने लगा अंग्रेजी में छोटे छोटे प्रोग्राम, चिल्ड्रंस प्रोग्राम और फिर बड़ों के प्रोग्राम, और वो करते करते मैं बहुत मशहूर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर बन गया। लेकिन हुआ ये कि बम्बई में ये सब कुछ करने के बाद एक गजब की चीज हुई थी। मैं छोटा ही था, जैसे कि मैंने कहा जी। तो हमारे परिवार में गांधी जी का बहुत बड़ा हिस्सा था हम लोगों को सिखाने, बढ़ाने, राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा दिलाने। इससे बहुत बड़ा उनका काम था। और वो मेरी अम्मा को बेटी कहते थे और अम्मा हमारी बड़ी जबरदस्त सोशल वर्कर थी और खासकर साक्षरता लिटरेसी का काम अनपढ़ औरतों के लिए बहुत काम कर रही थी।
तो उन्होंने मेरी अम्मा से कहा कि देखो तुम शुरू करो एक पत्रिका जो तुम्हारे घर से ही तुम उसको एडिट और पब्लिश कर सकती हो, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर, और उसका नाम जो भी रखना चाहो रखो, और वो 3 लिपियों में छपे। एक तो लिपि हो देवनागरी, दूसरी लिपि हो गुजराती, तीसरी लिपि हो उर्दू। ये 3 लिपियां ग्रेटर बॉम्बे के उस जमाने में, यानी 1940 के जमाने का जिक्र हो रहा है, उस जमाने में बहुत प्रचलित थी ये तीनों लिपियां। तो वो घर से ही शुरू हुआ उस पब्लिशिंग और एडिटिंग उसका। बाद में प्रेस भी आ गया और घर में प्रिंट भी होने लगा हुआ। तो मैं उसमें जुड़ गया एक प्यून की हैसियत से, एड्रेस चिपकाना, रजिस्टर भरना, ये वो सब चीजें करता था। मैं धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, क्योंकि हिंदी उर्दू के बहुत महान राइटर्स उसमें आया करते थे और सरल हिंदुस्तानी में लिखते थे। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हो, क्योंकि हमारा परिवार ऐसा है, इसमें कई भाषाएं, कई संस्कृतियां, कई धर्म सब मिले जुले हैं। हाँ जी। इतना महान देश कोई नहीं होगा जिसमें इतनी सारी संस्कृतियां, धर्म और भाषाएं मिली जुली हो। तो कहने लगे हिंदुस्तानी में जो बात होगी, अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी हो तो सब लोग उसे समझेंगे। तो पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते अच्छी तरह लिखने भी लगा, अंग्रेजी से हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट भी करने लगा। मेरी हिंदुस्तानी भाषा लिखित रूप में बहुत अच्छी हो गई। तो खैर सीने केम्ब्रिज करने के लिए आखिरी 2.5 बरस मैं गया ग्वालियर में, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़ने लगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी उर्दू और बेसिक हिंदी वो भी मुझे सिखाई जाने लगी अच्छी तरह से। लेकिन भाषा के उच्चारण में थोड़ी सी अंग्रेजियत और काफी ज्यादा गुजरातीपन था उसमें। तो बहरहाल वहाँ सिंधिया स्कूल में पढ़ते पढ़ते आ गया साल 1947, और 1947 को अगस्त के महीने में 15 अगस्त के दिन आजादी का डिक्लेरेशन हुआ। जी। मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू जी की तकरीर सुनी और जोश आया मुझे कि साहब मैं तो अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर ही रह गया हूँ, जब मैं जाऊंगा सीने केम्ब्रिज करके बम्बई वापस तो जरूर हिंदी ब्रॉडकास्टिंग करूंगा। अगस्त के थोड़े ही दिनों बाद गांधी जी की हत्या होगी, और मैंने प्रोग्राम सुना ऑल इंडिया रेडियो में, अनाउंसिंग हो रही थी गांधी जी के प्रेयर मीटिंग में, जहाँ मैं बम्बई में था तब कई बार जा चुका था प्रेयर मीटिंग में, और गांधी जी की हत्या हो गई, अनाउंसमेंट सुना। अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा दिल हिल गया है, मैं तो जाऊंगा ही। जब बम्बई में तो पहला काम करूंगा ऑल इंडिया रेडियो में जाकर मैं हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग की करूंगा कोशिश। तो बम्बई जब लौट कर आया सीने केम्ब्रिज एग्जाम देकर, सीधे अगले दिन गया मैं ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी सेक्शन में, और मैंने कहा देखिए अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर के हैसियत से आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं अब हिंदी ब्रॉडकास्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑडिशन कीजिए। तो उन्होंने ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद मैंने कहा तो ठीक है ना, मैं बोलूंगा ना। नहीं देखिए 1 मिनट, आप पढ़ तो अच्छी तरह देते हैं हिंदी स्क्रिप्ट, लेकिन आपके तलफ्फुज में, आपके उच्चारण में गुजरातियत बहुत है और अंग्रेजीपन बहुत है, तो आपको हम फेल करते हैं। बहुत मुझे बुरा लगा। बहरहाल आजादी के बाद जब ब्रिटिश गए ना हिंदुस्तान से, और सिलोन से भी गए वो, तो सिलोन गवर्नमेंट को वहाँ कोलंबो में साउथ ईस्ट एशिया कमांड के अंग्रेजी सरकार के ट्रांसमीटर्स रखे हुए थे। तो उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ सिलोन को ये सारे ट्रांसमीटर्स बख्श दिए, और उन्हीं पर सिलोन ने 4 कमर्शियल सर्विसेज शुरू की, सिंगलीज और तमिल और इंग्लिश और हिंदी। और इंग्लिश और हिंदी सर्विस को चलाने के लिए लोग वहाँ थे थोड़े बहुत, अंग्रेजी के तो बहुत अच्छे नाम से थे, हिंदी के ज्यादा लोग नहीं थे। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत जो है, जो कि बहुत सरल भाषा में होता है, उसमें उर्दू भी आती है। उधर सिलोन में उन्होंने अपने हिंदी ब्रॉडकास्टरों से कहा देखिए आपको ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत जो आप बजाइए। और वो बजाने लगे। अब साल भर में, 2 साल भर में इतना पॉपुलर हो गया कि यहाँ बम्बई में एक अमेरिकन साहब रहते थे, उनका नाम था मोलिना। तो उन्होंने सोचा कि यार ये बड़ा अच्छा मौका है अगर हम हिंदुस्तान में एक सोल एजेंसी फॉर रेडियो सिलोन कमर्शियल सर्विस शुरू करें। तो वो शुरू हुआ। उसमें अंग्रेजी और हिंदी के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर की जरूरत थी, तो उन लोगों ने हमीद सायानी को चुना, जो मेरे भाई थे जी।
और उनसे कहा चलिए अब बनाइए प्रोग्राम। तो उन्होंने हिंदी के लिए, अंग्रेजी तो खुद ही बोल लेते थे वो, 2-3 और भी बड़े अच्छे हिंदी ब्रॉडकास्टर को चुना। हिंदी के लिए भी बड़े अच्छे लोग चुने उन्होंने, जैसे बाल गोविंद श्रीवास्तव और मनमोहन कृष्ण, और हाँ एक वो भी थे जो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, राज खोसला। बहुत अच्छी हिंदुस्तानी बोल भी लेते थे और गाते भी बहुत अच्छे थे, खासकर सहगल की आवाज में। तो ये 3 और भी 2-3 लोगों को उन्होंने जमा कर लिया था हमीद भाई ने अपने साथ। तो प्रोग्राम शुरू हुए तो मैं भागा और गया हमीद भाई के पास कि आप तो मेरे गुरु हैं हमीद भाई, देखिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग से फेल कर दिया है। तो कहने लगे देखो भाई, ऑल इंडिया रेडियो ने तुम्हें अगर रिजेक्ट कर दिया है तो कोई वजह होगी ना। तुम ऐसे करो, रेडियो सिलोन के जो हिंदी प्रोग्राम यहाँ रिकॉर्ड होते हैं बम्बई में, और किस स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, जेनेवस कॉलेज के टेक्निकल इंस्टीट्यूट का स्टूडियो है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो तुम वहां जाओ और प्रोग्राम सुनो, सुनते सुनते अपने आप को सुधारो और फिर आओ। तो जेवियर्स ही में मैं पढ़ने लगा था, आर्ट्स लिया था मैंने जूनियर BA में। तो आर्ट पढ़ते पढ़ते मुझे ये जब खबर मिली कि प्रोग्राम यहाँ शुरू हो गए रिकॉर्डिंग, तो मैं जाने लगा वहाँ। एक प्रोग्राम बहुत अच्छा मुझे लगता था, ओवल्टीन फुलवारी, जिसमें नए नए सिंगर्स आते थे, गायक गायिकाएं, जैसे महेंद्र कपूर, सुधा मल्होत्रा और कमल बारोट वगैरह। और मैं जाकर वहाँ लास्ट रो में बैठकर सुना करता था, क्योंकि एक जमाने में मैं बहुत अच्छा गाता था, हिंदी भी, गुजराती भी और मराठी भी, बंगाली भी गाता था मैं। तो बड़ी अच्छी आवाज थी। दोनों स्कूलों के मैं क्वायर में मैं गाता था। लेकिन एक जमाना आया जब हर नौजवान की आवाज फटती है, तो कईयों की आवाज फिर सुधर कर अच्छी हो जाती, मेरी नहीं सुधरी। तो उसके बाद मैं एक भी गाना सुर में गा ही नहीं पाया। तो गाना तो मुझे नहीं आया, मगर सुनने के लिए जाया करता था। एक रोज वो ओवल्टीन के प्रोग्राम में ये हुआ कि सब लोग आ गए थे और प्रोड्यूसर बाल गोविंद श्रीवास्तव माइक पर थे और इधर उधर देख रहे थे, वो परेशान। कहने लगे कि देखिए वो कमर्शियल अनाउंसर जो हमारा है ना, जो ओवल्टीन का बखान करता है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आज तो आया ही नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप में से कोई बोल सके तो अच्छा है। तो फिर मैं नजर आया उनको पता था कि मैं हमीद सायानी प्रोग्राम डायरेक्टर का छोटा भाई हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे अमीन यहाँ आओ। तो मैं तो सोचा कि अरे यार मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं भागा हुआ गया, यस सर बोलिए क्या सेवा करूँ। कहने लगे देखो वो अनाउंसर नहीं आया है, तुम ये अनाउंसमेंट लो, ओवल्टीन की तारीफ वाला और कमर्शियल अनाउंसमेंट, उसको पढ़ो और सबसे पहले किसी से कहो ये हिंदी में है, इसको लिख लो रोमन हिंदी में और पढ़ो। मैंने कहा श्रीवास्तव जी मैं तो जानता हूँ स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। अब वो शक्तिदायक पेय है ना ओवल्टीन, खूब हाथ हिला कर चिल्ला कर मैंने वो कमर्शियल पढ़ा। तो उन्होंने हाथ रख दिया कान पर बाल गोविंद श्रीवास्तव ने, कहने लगे देखो ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। तो फिर मैंने जरा चुपके से पढ़ा और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा गुजरातीपन है, अंग्रेजियत भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज पढ़ना और फिर वादा करो कि हर रोज तुम सीखोगे, हिंदुस्तानी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। मैं आज ही से तुमको ओवल्टीन का कमर्शियल अनाउंसर ओवल्टीन फुलवारी प्रोग्राम में बना देता हूँ। मैंने कहा जरूर सर, मैं जान लड़ा दूंगा। तो उसके बाद मैंने पहला प्रोग्राम जब हो गया तो उसके बाद में दौड़ के मैंने वो पढ़ लिया अनाउंसमेंट, बिना किसी गलती के एक ही टेक में सब हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जरा अनाउंसमेंट अपनी बेहतरीन बनाने के लिए रिहर्सल तुम करो, लेकिन आज से तुमको मैं नियुक्त करता हूँ ओवल्टीन कमर्शियल अनाउंसर। तो मैं तो 7वें आसमान में चढ़ गया। फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये तो कमर्शियल सर्विस है। तो मैंने श्रीवास्तव जी से पूछा कि श्रीवास्तव जी आप ये तो कमर्शियल सर्विस है, मुझे पैसे कितने मिलेंगे? तो उन्होंने घूर कर देखा मुझे, कह रहे जाओ तुम्हें कौन पैसे देगा, तुम्हें तो मिलेगा सिर्फ हर हफ्ते एक छोटा सा टिन, बेबी टिन ओवल्टीन का। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है? यहाँ से मैंने शुरू। आपने गुजराती की बात की अभी, तो मुझे पूछने की इच्छा हो रही है कि તમે કેમ છો? अरे હું મજામાં છું, પણ હવે તો જરા ભૂલી ગયો ને, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા। ओह
सर आपने जितनी बात की तो मुझे बॉम्बे का बैकबे रिक्लेमेशन याद आ गया और जेवियर से आजाद मैदान याद आ गया। और उसके बाद फिर सालों पहले शाम को रेडियो के इर्द गिर्द महफिलें लगती थी कि अब कार्यक्रम आएगा बिना का गीतमाला। वहाँ छोटे से 2-4 जुमले में बोल देता हूँ उससे पहले। जी जी। बिना का गीतमाला मुझे कैसे मिला? हुआ ये कि बिना का गीतमाला से पहले ये भी मैंने शुरू कर दिया था अनाउंसमेंट करना ओवल्टीन के, और साथ में छोटे छोटे 2-3 प्रोग्राम में जरा सी आवाजें देनी भी शुरू कर दी थी। एक रोज मेरे ऑफिस में ये खबर आई कि सिलोन पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है बिना का हिट परेड अंग्रेजी में, जिसमें साथ में एक 100 रुपए का प्राइज भी है। और उस प्राइज के लिए करीब 300-400 लेटर्स आते हैं, और क्लाइंट्स जो थे हिंदुस्तान सीबा गायगी लिमिटेड, उनका कहना है कि वो कोशिश में है कि हिंदी का भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू करें, पहले हिट परेड ना हो, सिर्फ एक कॉम्पिटिशन हो 100 रुपए का। जी जी। और उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो उसको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी, और उसको हर हफ्ते 25 रुपए मिलेंगे। और जो लेटर्स आएंगे कंपटीशन के लिए, वो लेटर्स चेक भी करने पड़ेंगे। तो बाकी जितने जो सीनियर ब्रॉडकास्टर थे वो कहने लगे क्या लेटर्स भी चेक करो और लिखो भी, ये भी करो, वो करो, सिर्फ 25 रुपए। तो मैंने हाथ उठा दिया कि सर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे तो सिर्फ ओवल्टीन का एक छोटा सा टिन मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे वो प्रोग्राम मिला। और शुरू में क्योंकि कहा गया था कि वहाँ अंग्रेजी में 300-400 लेटर्स आते हैं, हिंदी में अगर 30-40 भी आ जाए तो चलेगा। तो मैंने तो पहला प्रोग्राम जो था वो जो हमीद भाई ने मुझे सिखाया था अंग्रेजी में, वो सारा कुछ उसमें ढाल दिया। फिर भारत की राष्ट्रीयता में जितना मैंने सीखा था गांधी जी से और बड़े बड़े और लीडरों से, क्योंकि वो हमारे घर में भी आते थे, हमारे नाना के घर में भी आते थे, तो उनसे मैंने जो सीखा था वो सब डाल दिया उसमें। और अच्छी तरह गाने से, कमर्शियल से, कोई और इंसिडेंट जिसमें मैं गया हूँ या कोई जगह में गया हूँ, तो ये सब जोड़ के स्क्रिप्ट लिखी, थोड़ी डिटेल में रिहर्स किया, उसको तराशा और बोला, रिकॉर्डिंग की और भेज दिया सिलोन में टेप, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो सिलोन से होता था। जी। मशहूर रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी जी से टेलीफोन पर की गई बातचीत का पहला भाग सुन रहे थे। अमीन सायानी जी से बातचीत की आर.के. गोविंदराजन और श्रद्धा भारद्वाज ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।